नमस्कार विद्यार्थियों। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने हेलोएरिन्स के रासायनिक गुण और नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता की बात की थी। आज इस लेक्चर में इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रियोन, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे डीडीटी और बीएससी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रियोन। आप ध्यान से देखें। सबसे पहली बात आती है कि फ्रियोन होता क्या है, फ्रियोन किसे कहते हैं। फ्रियोन, इस फ्रियोन की बात करेंगे। एक सिंपल सी बात क्या है कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर कार्बन, क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। उन्हें क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी CFC कहते हैं, जिसे फ्रियोन्स भी कहा जाता है। फ्रियोन्स या फ्रियोन एक ही बात है। भी कहा जाता है। यदि मैं कह दूं इस प्रकार से, अगर इसको एक लाइन में खत्म करना चाहूँ तो कैसे कहेंगे अपन? पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनो को फ्रियोन कहते हैं या फ्रियोन्स कहते हैं। पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनो को फ्रियोन्स कहते हैं, सीधा शॉर्टकट कहते हैं। ये परिभाषा भी आपकी एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको आप समझना कैसे कि देखो, मैंने लिखा कार्बन जो होता है वो क्लोरीन और फ्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती है? यौगिक। उन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC कहते हैं। एक ही बात है, जिनको किस नाम से जानते हैं? फ्रियोन से। अब अगर सीधी एक लाइन में किताब में आपको जो परिभाषा मिलेगी वो क्या मिलेगी? पॉलीक्लोरोफ्लोरो, पॉली यानी अनेक, क्लोरीन, फ्लोरीन, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनो को फ्रियोन्स कहते हैं। कैसे देखना, जैसे मान लो यहाँ पर ये मैं ले लिया CCl4 और इसकी क्रिया मैंने करवा दी किससे? HF से क्रिया करवा दी। HF से क्रिया कराऊंगा किसकी उपस्थिति में? SbCl5 की उपस्थिति में क्रिया कराता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा? HCl बाहर निकल जाएगा और एक F अंदर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CFCl3 और प्लस क्या बन जाएगा आपका? प्लस बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा? HCl।
अब इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, फ्यूरियन 11। अभी आपको सिखाऊंगा कि इसका नाम कैसा होता है, फ्यूरियन 11, फ्यूरियन 11। ये नाम कैसा है, अभी इसका अपन नामकरण करेंगे। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जो ये CFCl3 आया, अगर मैं इसकी क्रिया किससे कराऊँ, वापस HF से कराऊँ, HF से किसकी उपस्थिति में, SbCl5 की उपस्थिति में, तो यहाँ से फिर क्या होगा, एक Cl निकल जाएगा और ये क्या आ जाएगा, CF2 और Cl2 प्लस क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बना क्या बन गया इस बार, फ्यूरियन 12। इसी प्रकार से अगर मैं लेता हूँ C2 और Cl6, अब इसकी क्रिया मान लो मैं किससे कराऊँ, 2 HF से करवा देता हूँ, किसकी उपस्थिति में, SbCl5 की उपस्थिति में। तो यहाँ से ये 2 F अंदर आ जाएंगे, 2 Cl बाहर निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, C2F2 और Cl4 और प्लस बाहर क्या आ जाएगा, 2 HCl। क्या बाहर आ जाएगा, 2 HCl। यानी कि यहाँ पर इस बार मैंने डायरेक्ट 2 HF ले लिए, तो 2 F जुड़ जाएंगे और 2 Cl बाहर निकल जाएंगे HCl के साथ। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, फ्यूरियन 112, फ्यूरियन 112। ये नाम कैसा है, तो देखो नामकरण सीखो। फ्यूरियनों का नामकरण बिल्कुल आसान है। अच्छा, इसकी अगर मैं मान लो भौतिक गुण की बात करूं, तो देखो भौतिक गुण भी बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भौतिक गुण, क्योंकि मैं नामकरण पूरा एक साथ कराऊंगा ताकि आप समझ सको। भौतिक गुण, सबसे पहली बात, ये जो भी फ्यूरियन होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। दूसरी बात, गंधहीन होते हैं, गंधहीन। तीसरी बात, वाष्पशील द्रव होते हैं, वाष्पशील द्रव। और अंतिम बात, ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। इस प्रकार से ये इसके भौतिक गुण हो गए। तो एक बार वापस देख लो, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, उन्हें ही अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे फ्यूरियंस के नाम से जाना जाता है। एक लाइन में इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो पॉली क्लोरोफ्लोरो एल्केनों के मिश्रण को, एल्केनों को फ्यूरियंस कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये क्या ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स, कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स लिया ये क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिख दो तो भी सही है। फिर यहाँ पर मैंने SbCl5 की उपस्थिति में क्रिया करवाई, तो यहाँ से एक HCl बाहर निकल गया और F अंदर आ गया, तो ये बन गया CFCl3, जिसे अपन बोलते हैं फ्यूरियन 11। इसी प्रकार से अगर मान लो CFCl3 की क्रिया वापस किससे कराऊँ, HF से, तो फिर एक F अंदर आ जाएगा और एक HCl बाहर चला जाएगा, तो ये आ गया CF2Cl2। इसी प्रकार से यहाँ पर इस बार मैंने 2 कार्बन ले लिए और इससे 6 क्लोरीन जुड़े हुए, 2 HF से क्रिया करवाई तो 2 F अंदर आ गए और 2 Cl बाहर चले गए, तो ये बन गया फ्यूरियन 112। भौतिक गुण मतलब ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन और वाष्पशील द्रव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। अब इनका अपन पढ़ेंगे नामकरण, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नामकरण बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखो ये मैंने लिखा यहाँ पर का नामकरण। फ्यूरियंस का नामकरण। अब फ्यूरियंस के नामकरण के लिए आपको बस 3 बातें ध्यान रखनी है, फिर अपने आप ये होता जाएगा। एक बार थोड़ा सा ध्यान रखोगे आराम से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा 3 बातें। एक तो मैंने लिखा x, एक मैंने लिखा y और एक मैंने लिखा z। x, y और z, ये लिख दिया मैंने। अब
ये लिखने के बाद x को आप देखो, x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु की संख्या -1। इसी प्रकार से y बराबर होता है यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की या तत्व की संख्या और +1। इसी प्रकार से Z बराबर क्या होता है, फ्लोरीन परमाणु या तत्व, फ्लोरीन परमाणु की वास्तविक संख्या। तो मैं अगर आपको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि x बराबर C-1, y बराबर H+1 और Z बराबर फ्लोरीन परमाणु की संख्या। इस प्रकार से लिख सकते हैं और ये आपका बन गया शॉर्ट फॉर्मूला सीधा सा। अब आप किसी भी फ्रीऑन का नामकरण कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए मैं एक सारणी बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये मैंने लिखा यौगिक, फिर सबसे पहले क्या x है, तो ये मैंने लिख दिया कार्बन परमाणु की संख्या, फिर क्या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, और फिर क्या आपका फ्लोरीन, तो फ्लोरीन परमाणु की संख्या। इस प्रकार से, और यहाँ क्या हो जाएगा, नामकरण। क्या हो जाएगा, नामकरण। तो बिल्कुल आसान, ये आपके लिए एक सारणी तैयार हो गई। तो देखना किस प्रकार से, ये आपका नाम हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैंने एक यौगिक लिया, वही लेता हूँ जो मैंने अभिक्रिया में सबसे पहले बनाया था। तो नंबर 1 जो मैंने लिया वो लिया CFCl3। तो देखो, इस यौगिक के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, 1, तो ये लो 1। फ्लोरीन की संख्या कितनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है ही नहीं, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, 0। फ्लोरीन कितना है, 1। तो ये आपके पास में कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन की संख्या आ गई। अब नामकरण करने के लिए सबसे पहले फ्रीऑन तो लिखना ही है, उसके बाद संख्या लगानी है। तो फ्रीऑन, ये फ्रीऑन। अब आगे डैश आ गया। सबसे पहले x यानी कि कार्बन परमाणु संख्या -1, तो 1 में से 1 गया, कोई मतलब नहीं, 0। फिर हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 0, लेकिन अपने पे लिखना है जितनी भी संख्या यौगिक में हाइड्रोजन की उसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो 0 में 1 जोड़ा, क्या आ गया, 1। उसके बाद फ्लोरीन परमाणु संख्या कितनी, 1, और फ्लोरीन की वास्तविक संख्या लिखनी है, तो 1 क्या जाएगा, तो ये हो गया फ्रीऑन 1,1, फ्रीऑन 1,1। इसी प्रकार से दूसरा मैं देता हूँ CF2 और Cl2। इस बार देखना, कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 0, फ्लोरीन की संख्या 2। तो नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीऑन। अब देखो, कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पर, 1, तो कोई नहीं लिखने की जरूरत। हाइड्रोजन 0 है तो 1 जोड़ा, तो क्या हो गया, 1। और फ्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 2। ये आगे क्या आ गया, फ्रीऑन 1,2। इसी प्रकार से यहाँ मैं लिखता हूँ C2F और Cl5, या सीधा ही मैं कह देता हूँ यहाँ Cl5 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Cl5 कह दिया मैंने यहाँ, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, देखो कार्बन कितना हो गया, यहाँ पर कार्बन की संख्या है 2। कितनी है कार्बन की संख्या, 2। हाइड्रोजन कुछ नहीं, तो 0। फ्लोरीन कितना है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फ्रीऑन। तो कार्बन 2 है, तो 2 में से 1 गया, तो कितना हो गया, 1। तो ये आ गया 1। हाइड्रोजन 0 है तो 1 जोड़ा, तो 1। फ्लोरीन कितना, 1, तो फ्रीऑन 1,1,1। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूँ C2, फिर मैंने कह दिया F2, और ये हो गया Cl4। एक Cl कम करते जाओ और F जोड़ते जाओ। तो यहाँ पर जो अपना आएगा वो क्या आएगा, कार्बन कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन नहीं है तो 0। फ्लोरीन कितने हैं, 2। तो इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीऑन। अब 2 में से 1 गया कार्बन, तो पीछे कितने रह गए, 1। हाइड्रोजन 0 तो 1, और फ्लोरीन कितने, 2, तो 1,1,2। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल कर सकते हो, आसान है। इस सारणी को मैं बंद कर देता हूँ।
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बस बाकी प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी। एक बार वापस देख लो, फ्रीऑन का नाम करने के लिए अपने को एक्स वाई जेड मानना है। एक्स का मतलब हो गया कार्बन परमाणु, उस यौगिक में जो भी कार्बन परमाणु की संख्या होती है उसमें से क्या कर दो, एक घटा दो। उस यौगिक की जो फ्रीऑन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है उसमें कितना जोड़ दो, एक। और जेड का मतलब होता है फ्लोरीन परमाणु की वास्तविक संख्या। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पर क्या कर दिया, आपके लिए चार्ट के रूप में बना दिया ये। तो देखो x बराबर कार्बन -1, y बराबर H+1 और z बराबर फ्लोरीन परमाणु की संख्या। तो सबसे पहले अपन ने लिया CfCl3, तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी, 1, हाइड्रोजन है नहीं तो 0, और फ्लोरीन की संख्या कितनी है, 1। तो फ्रीऑन तो सब में लिखना ही है। तो फ्रीऑन, अब सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखेंगे। तो कार्बन की संख्या जो भी है उसमें से क्या करना, 1 घटाना, तो 1 में से 1 गया तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन जो भी है तो उसमें 1 जोड़ना है, तो 0 + 1, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। और फ्लोरीन की जो भी संख्या है उसको सीधा सीधा लिखना, तो 1, तो ये हो गया फ्रीऑन 1,1। एक और देख लो, जैसे यहाँ पर कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन है ही नहीं, फ्लोरीन 2 है, तो कार्बन 1 में से 1 गया तो लिखने की जरूरत नहीं, 0 हो गया। हाइड्रोजन 0 में 1 जोड़ा तो यहाँ 1 लिख दिया, और फ्लोरीन की वास्तविक संख्या कितनी है, 2। इसी प्रकार से एक ये डबल वाला देख लो कि यहाँ पर कार्बन 2, हाइड्रोजन 0 और फ्लोरीन 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, हाइड्रोजन 0 और 1 तो 1, और ये वास्तविक संख्या 1 हो गई। तो इस प्रकार से मैं आप आराम से कर सकते हो। अब बात आती है फ्रीऑन के उपयोग। फ्रीऑन के उपयोग ज़्यादा उपयोग नहीं आपके कोर्स में, केवल 2-3 ही हैं। देखो, एक उपयोग तो इसका किस में हो जाएगा, इसका उपयोग आप कर सकते हो एयर कंडीशनरों में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर, आदि में प्रशीतक के रूप में। दूसरा इसका एक उपयोग होता है रॉकेट के नोदक के रूप में। रॉकेट के नोदक में, और एक इसका हो सकता है अपना अक्रिय विलायकों के रूप में, अक्रिय विलायकों के रूप में। ये फ्रीऑन्स के उपयोग हो गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है फ्रीऑन का प्रभाव। फ्रीऑन का प्रभाव कैसे, देखो ये यहां पर मैंने लिख दिया का प्रभाव। अब फ्रीऑन्स का प्रभाव क्या होता है कि ये जो फ्रीऑन होते हैं, देखो वातावरण में अपने जो होती है, एक होती है ओजोन गैस, ओजोन, जिसको अपन कहते हैं O3। क्या कहते हैं, O3, ये लो O3। अब ये होती कैसी, अगर इसकी मैं गैस की बात करूं, ओजोन गैस ये जो होती है कैसे होती है, अगर पृथ्वी पर हो तो कैसे होगी, ये विषैली, कैसे होगी, विषैली। लेकिन ये क्या होती है, ये जो ओजोन होती है परत के रूप में, किसके रूप में, परत के रूप में कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। किस में पाई जाती है, समताप मंडल में। समताप मंडल में एक काल्पनिक चित्र बनाता हूँ आपके लिए। सपोज करो ये अपना क्या है, पृथ्वी है, और इससे ये ऊपर यहाँ पर जो ये भाग है, ये भाग
इसको मान लो मैंने कह दिया ये क्या है, समताप मंडल है। क्या है, समताप मंडल। और इस समताप मंडल के अंदर ये आपका जो भाग है, ये पूरा का पूरा भाग, ये देखो, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये लाल जो भाग है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये समताप मंडल में आपके क्या बेटा, ये आपके हो गई ओजोन परत। क्या हो गई, ओजोन। क्या हो गई, ओजोन। अब देखो ये ओजोन क्या करती है कि सूर्य से, ये जो ओजोन होती है, ये ओजोन जो सूर्य होता है, सूर्य, ये सूर्य, इस सूर्य से जो प्रकाश आता है, अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट, यूवी, अल्ट्रावायलेट किरणें, इनको रोकने का काम कौन करता है, ओजोन करता है। कौन करता है, इनको रोकने का काम ओजोन करता है। लेकिन यदि मान लो यहाँ पर मानव के क्रियाकलापों द्वारा जो ये CFCl3 यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस ओजोन के संपर्क में आते हैं तो ये ओजोन परत को धीरे धीरे क्या करेंगे, कमज़ोर कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे यहाँ से फिर ये CFC गया, यहाँ से कमज़ोर, ये जो ओजोन परत की मोटाई है इसको क्या कर देते हैं, कमज़ोर। अगर कमज़ोर कर देंगे तो ये जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें वो कहाँ पर पहुँच जाएगी, इस पृथ्वी पर पहुँच जाएगी। कहाँ पर पहुँच जाएगी बेटा, पृथ्वी पर पहुँच जाएगी, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से क्या हो जा सकता है। तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, पराबैंगनी किरणों के कारण, पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी जो विकिरण होती है उससे क्या होगा, पृथ्वी पर देखो, एक तो त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर, समुद्र में प्लावकों की संख्या क्या हो जाएगी, प्लावकों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, प्लावकों की संख्या कम हो जाएगी, और अपार जनधन की क्या हो जाएगी बेटा, हानि। किसकी वजह से, कि ये क्लोरोफ्लोरो और कार्बन की मात्रा बढ़ी, इसने ओजोन परत को नष्ट किया। तो ओजोन परत का काम क्या था, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से जो धरातल पर मानव जाती है या जो भी जीव जंतु, उनकी सुरक्षा करना। अगर ये ओजोन परत नहीं होती तो ये पूरे की पूरी विकिरणें कहाँ आती, नीचे, जिससे क्या होते हैं, त्वचा कैंसर हो जाता, समुद्र के अंदर उपस्थित जो प्लावक है वो क्या हो जाते, नष्ट हो जाते, और धीरे धीरे बहुत सारी हानियाँ होती इससे। तो ये किस प्रकार से होती पूरी घटनाएं, तो देखो आप कि देखो, जैसे मान लो मैंने कह दिया ये CFCl3 और ये क्या आ गया, अल्ट्रावायलेट किरणें, ये लो, तो इनसे क्या बनता है, CFCl2 और प्लस क्लोरीन मुक्त मूलक, ये इस प्रकार से मुक्त मूलक बन गया, मुक्त मूलक। अब ये मुक्त मूलक क्या करता है, ओजोन से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा, ओजोन से। तो ये Cl मुक्त मूलक प्लस ये क्या हो, ओजोन, क्रिया करते ही क्या बना देगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और प्लस क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त कर देगा। ये आपका बन गया क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये लो क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो होता है फिर वापस किससे क्रिया करता है, ओजोन से, और जैसे क्रिया करेगा फिर वापस क्या बना देगा, क्लोरीन मुक्त मूलक, और प्लस क्या बना देगा, 2 अणु ऑक्सीजन गैस के बना देगा, वातावरण में मुक्त। इनकी कहने का मतलब, जैसे मान लो ये आपकी ओजोन है, ठीक है, इसमें O3 था, ये O3, ये O3, ये O3 और ये O3। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या आ रहा है, क्लोरीन मुक्त मूलक आ रहा है, ये किससे क्रिया करेगा, ओजोन से क्रिया करेगा, और इसको किस में बदल देगा, O2 में। इससे क्रिया करेगा, किस में बदल देगा, O2 में। इससे क्रिया करेगा, किस में बदल देगा, O2 में। इससे क्रिया करेगा, इसमें किस में बदल देगा, O2 में, और ये इसको किस में बदल देगा, O2 में। तो इनकी धीरे धीरे जो ओजोन परत है इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, कम, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें क्या हो जाएगी, आर पार हो जाएगी, और अपने को क्या होगी, इसकी हानियाँ, इसका भुगतान करना पड़ेगा अपने को, और अनेक बीमारियाँ हो जाएगी त्वचा से संबंधित। तो इस प्रकार से ये अपनी क्रियाएं करता है। और ये जो एक क्लोरीन मुक्त मूलक होता है लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं से क्रिया करता है। कितने से, 1 लाख ओजोन अणुओं से क्रिया कर सकता है अकेला। तो ये क्रिया बार बार चलती रहती है, जिससे ओजोन परत की मोटाई में क्या आती है, कमी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, वो आता है DDT। DDT कीटनाशी है। तो देखो ये मैं लिखा D, D और T। सबसे पहले इसको बढ़ाता हूँ, फिर इसको नाम सिखाता हूँ, तो क्या आपके लिए आसान होगा।
DDT बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है दो, तो लेने हैं आपको क्लोरोबेंजीन के अणु। ये आपका हो गया H और ये आपका हो गया Cl। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये, और ये आपका इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन ही है, दो अणु लेने, एक ये लिया मैंने इस प्रकार से और Cl, और ये मैंने लिया H। इसकी क्रिया करवानी है क्लोरल हाइड्रेट से, क्लोरल हाइड्रेट से या क्लोरल। तो देखो क्लोरल से क्रिया करवानी है इसकी, तो ये मैं लिखा यहाँ पर C और ये मैं लिख दिया डबल बॉन्ड O और ये मैं लिख दिया H, ये आ गया C। तो ये हो गया Cl, Cl और Cl। तो ये क्या हो गया, क्लोरल। ये तो है आपका क्लोरल, क्लोरल। और ये आपके क्या हो गए, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब ये जो क्रिया करवानी है अपने को, ये करवानी है सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। जैसे ही क्रिया करवाओगे तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से गया ऑक्सीजन और यहाँ से गए हाइड्रोजन। बताओ क्या निकल गया, H2O। क्या निकल गया, H2O निकल गया। जैसे H2O निकला तो देखो ये तो क्या हो गया आपकी बेंजीन वाले, वापस ये क्लोरीन, इसी प्रकार से ये बेंजीन वाले और ये क्या हो गया क्लोरीन। अब यहाँ से क्या हो गया, ये C, H को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए, ये H, ये क्या हो गया C, एक Cl, दो Cl और तीन Cl। अब एक संयुक्ता ये और एक संयुक्ता ये, तो ये जो चीज़ बनी इसको क्या बोलते हैं, DDT। क्या बोलते हैं, DDT। अब पूरा नाम देखना, ये क्या है, डाई क्लोरो। तो ये मैं लिखा डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। ये देखो क्या, फेनिल, डाईफेनिल, डाईफेनिल, डाईफेनिल। अब देखो ये एक दो तीन, तो ये क्या हो गया, ट्राईक्लोरो, ट्राईक्लोरो। कार्बन कितने हैं, दो, एक और एक, दो और सिंगल बॉन्ड है सभी, तो ट्राईक्लोरो एथेन। दो कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, ट्राईक्लोरो एथेन। अब यहाँ पर देखना, अगर इसको एक नंबर मानो तो देखो एक दो तीन और ये चार, तो ये क्या हो गया, पेरा पोजिशन हो गया। अब ये भी पेरा, ये भी पेरा, तो एक को मैं किससे दिखा दूंगा, डैश से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P, P डैश, P, P डैश, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन। तो ये हो गया आपका DDT बनाने का समीकरण, DDT का पूरा नाम। अब बात आती है इसकी कि भाई ये है क्या, तो ये क्या है, सफ़ेद है। ये कैसा होता है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद और होता है, और कैसा, ठोस, सफ़ेद और ठोस। और ये जो होते हैं ये सफ़ेद और ठोस कौन, DDT। ये किसका, इसका उपयोग किसमें करते हैं, कीटनाशी में, कीटनाशी के रूप में। लेकिन आजकल इसके ऊपर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। इसके स्थान पर इसका वैकल्पिक ढूंढ लिया गया है, क्योंकि इससे नुकसान ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता अपना BHC, 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 BN हो गया बेंजीन, BN बेंजीन, HN हो गया हेक्सा। क्या हो गया, हेक्सा, और CN हो गया क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, क्लोराइड। अब देखो इसको बनाने के लिए ये मैंने लिया बेंजीन। क्या ले लिया, बेंजीन। आपको समझाएंगे, एक दो और तीन पाई बंद। अब इसकी क्रिया मुझे करवानी है क्लोरीन से। कितने क्लोरीन होने चाहिए, 6, तो ये मैंने लिख दिया 3 दूनी 6। अब ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, प्रकाश की उपस्थिति में। ये मैं लिख दिया HNu। क्या लिख दिया, HNu। अब देखो यहाँ से ये बंद, देखो एक बार देखना, ये पाई बंद टूटेगा तो कितने संयुक्ता दूरी होगी, 2। फिर ये टूटेगा तो फिर 2, और फिर ये टूटेगा तो फिर 2। टोटल कितने चाहिए, 6। तो देखना ये तो आपका हो गया बेंजीन वाले, इस प्रकार से। अब सभी कार्बन की संख्या कितनी दूर होगी, एक एक, 1 2 3 4 5 और 6, Cl Cl Cl
Cl और Cl, इसे बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका अपन ऐसे भी लिख सकते हैं C6 और H6 और Cl6, C6 H6 और Cl6, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो इसका व्यापारिक नाम, व्यापारिक नाम, इसके 2-3 व्यापारिक नाम देखो कौन कौन से। एक तो इसको बोलते हैं गैमेक्सेन, क्या बोलते हैं? गैमेक्सेन। और इसी को बोलते हैं लिंडेन, क्या बोलते हैं? लिंडेन, गैमेक्सेन या लिंडेन, ठीक है। इसके अलावा ये 2 नाम तो ही है, इसके अलावा इसी को अपन क्या बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड को? 666। क्यों? देखो इसमें कार्बन भी कितने, 1 2 कार्बन देखो 1 2 3 4 5 और 6, हाइड्रोजन भी कितने होंगे इसमें? 6, और क्लोरीन भी देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, इसलिए इसको बोलते हैं 66। ये इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? गैमेक्सेन, क्या बोल सकते हैं? गैमेक्सेन। और ये भी कैसा होता है? कीटनाशी होता है। कैसा होता है? कीटनाशी। ये भी जो है आपका किस प्रकार का है? कीटनाशी है, कीटनाशी, कीटनाशी। कृषि कार्यों में इनका उपयोग किया था छिड़काव के रूप में, खटमल मच्छर आदि के नियंत्रण हेतु। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर हुआ पूरा। नेक्स्ट अपन जो भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें आपको बता दूंगा। तब तक आप इस पूरे पार्ट का एक बार रिवीजन करें, और कोई भी प्रकार की समस्या हो तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा, और मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि किस प्रकार से मैं आप लोगों का सहयोग कर सकूं। बस आपसे एक ही बात बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा इस YouTube चैनल पर मतलब ये पढ़ाने के उद्देश्य के पीछे एक ही चीज़ है कि ऐसे खूब सारे विद्यार्थी हैं जो कोचिंग नहीं जा सकते, जो प्राइवेट संस्थानों में प्रवेश नहीं ले सकते, या जिन्होंने प्राइवेट संस्था में प्रवेश तो ले लिया लेकिन फिर वो कोचिंग भी नहीं जा सकते, या उनके किसी कारण से कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा पूरा का पूरा इस चैनल को बनाने के पीछे उद्देश्य और इस चैनल पर पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को साइंस के लिए केमिस्ट्री के रूप में मैं अपनी सेवाएं दे सकूं, जिसका लाभ इस देश में बैठे हुए सभी विद्यार्थी ले सकें, और केमिस्ट्री को एक आसान सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने परोस सकूं। ये मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि किस प्रकार से मैं आपको सरल से सरल अनुवाद के रूप में आपको समझा सकूं। आशा करता हूं आप लोगों का प्यार मेरे प्रति ऐसे ही बना रहेगा, और जैसे जैसे आप लोग मेरे इस चैनल को सहयोग करोगे और पॉजिटिव रेस्पॉन्स दोगे, मेरा मनोबल और ऊपर उठेगा, और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे प्रकार से समझाते हुए अच्छे वीडियो आपके सामने प्रोवाइड करवाऊंगा। धन्यवाद।